ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम पावर बीआई का फर्स्ट क्लास ले रहे हैं। ठीक है, पावर बीआई कैसे यूज किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, उस सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, तो सबसे पहले तो अपना पावर बीआई ओपन कर लो सिंपली। ठीक है, इस तरीके से ओपन होता है। और मेरा डार्क थीम में ओपन हो रहा है, आपका मे बी लाइट थीम में ओपन हो, सो दैट डजंट मैटर। ठीक है, बट द ऑप्शंस आर बेसिकली सेम, है ना। अब देखो, जैसा कि मैं कल वाली क्लास में भी बता रहा था आपको कि जो मेरे ये ऑप्शंस होते हैं ना, ये ऑप्शंस होते हैं कि मेरे को डेटा इंपोर्ट कहां से करना है उसके लिए। ठीक है, वो डेटा मेरा इंपोर्ट कहां से करना है उसके लिए। तो मैंने आपको डेटा भेजा है, वो एक्सएलएस फॉर्मेट में है, विच इज बेसिकली एक्सेल का फॉर्मेट। तो मैं या तो यहाँ पे सीधा एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक कर सकता हूँ। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो मैं प्रेफर करता हूँ एंड अपने स्टूडेंट्स को मैं वही करने को बोलता हूँ, इज कि आप पहले ना एक ब्लैंक रिपोर्ट बना लो। ठीक है, उसके बाद हम फ्रॉम द पावर बीआई डेटा को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, सीधा इंपोर्ट करके रिपोर्ट नहीं बनाने की जगह हम पहले डेटा इंपोर्ट कर लेंगे। सॉरी, पहले एक रिपोर्ट बना लेंगे, उसके बाद डेटा इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो सिंपली आपका जो सबसे पहला स्टेप रहेगा, एक बार मेरे को देखने दो कि बच्चे आ गए हैं, वेट करने की नीड है। हाय प्रियंका मैम, आर स्टूडेंट्स हियर? हेलो प्रियंका मैम। ओके, सपोज स्टूडेंट्स आर हियर। गुड आफ्टरनून सर। ठीक है भाई, मैं पूछ रहा था कि स्टूडेंट्स आ गए क्या? हाँ, आ गए हैं वो। ओके ओके, सो पावर बीआई के जब मैं ओपन करता हूँ, इस तरीके से ओपन होता है। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास तीन सेक्शन है। मेरे को डेटा कहाँ से इंपोर्ट करना है या फिर ब्लैंक रिपोर्ट बनानी है उसके लिए। ठीक है, देन रिकमेंडेड, दिस इज बेसिकली अ ट्यूटोरियल। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगा तो मेरे जो रिसेंट फाइल्स हैं वो सारी दिखती हैं यहाँ पे। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको दो तरीके बताए। ठीक है, पहला तरीका कि आप डेटा पहले इंपोर्ट कर लो, उसके बाद एक रिपोर्ट बनाओ। तो उसके लिए आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज करते हो अपने डेटा सोर्स के हिसाब से। तो आपका डेटा पहले इंपोर्ट होता है। वेलकम। आपका डेटा पहले इंपोर्ट होता है एंड जो आपका रिपोर्ट है वो बाद में बनती है। ये मेथड भी टोटली करेक्ट है, कोई इशू नहीं है इसमें भी। आप अगर ऐसे करना चाहो आप ऐसे भी कर सकते हो। बट जो मेथड मैं प्रेफर करता हूँ इज कि मैं पहले एक रिपोर्ट बनाऊं, उसके बाद उसमें डेटा इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो आई एम गोना टीच यू दैट वे। ओके, तो एक ब्लैंक रिपोर्ट बनाने के लिए मैं सिंपली जो फर्स्ट मेरा ब्लैंक रिपोर्ट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करूंगा एंड इस तरीके से मेरे पास एक रिपोर्ट खुल जाएगी। saying something. सॉरी, या तो इस तरीके से एक ब्लैंक रिपोर्ट बन जाती है। हाँ, ये आप जैसे पहली बार आपने इंस्टॉल किया ना, तो आपको स्टोरेज बताएंगे, उनको आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्लोज कर दो सिंपली। ठीक है, इस तरीके से आपके पास पैनल में आ जाओगे आप। राइट, इस तरीके का पैनल होता है। इस पैनल में कहाँ पे क्या ऑप्शन है मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका था कल वाली क्लास में, है ना। तो आज उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा जो डेटा का इंपोर्टिंग वाला पार्ट है उस पर चलेंगे। ठीक है, तो आप पावर बीआई के अंदर या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट के हर एक टूल के अंदर ही बेसिकली एक ना डेटा इंपोर्टिंग के लिए प्रॉपर यू कैन से सब टूल या एक फीचर होता है जिसको मैं कहता हूँ पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, ये टूल आपको एक्सेल के अंदर भी मिलता है, ये टूल आपको पावर बीआई के अंदर भी मिलता है, और यही सेम टूल आपको उसमें पावर पॉइंट वगैरह में मिल जाता है। ठीक है, काम अलग अलग होता है ऑब्वियसली, बट टूल इज बेसिकली द सेम। तो हम पावर बीआई में डेटा को इंपोर्ट करने के लिए इसी टूल का यूज करने वाले हैं। ठीक है, इस टूल का यूज करने वाले हैं। इस टूल को ओपन करने के लिए सिंपली अब हमें सोर्स सिलेक्ट करना है कि हमें किस जगह से डेटा चाहिए, या जो हमारे पास डेटा सेट है वो किस फॉर्मेट में है। तो मैंने बताया था यहाँ पे ऊपर की तरफ मेरे पास गेट डेटा, एक्सेल वर्कबुक, इन सब के ऑप्शन है ये वाले, है ना। सॉरी, हाँ, तो मेरे पास ये वाले सारे ऑप्शन है। अब जो मेरा सुपर स्टोर का डेटा है वो एक एक्सेल की फाइल है। तो मेरे को किस ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा? एक्सेल वर्कबुक। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक्सेल की वर्कबुक पे क्लिक कर देता हूँ।
अब ये मेरे से बोलेगा कि भाई सिलेक्ट करो तुम्हारा डेटा है कहाँ पे, ठीक है। व्हाट आई विल डू इज, जहाँ पे मेरा वो जो सुपरस्टोर वाली फाइल स्टोर्ड है मेरी, मैं वहां पे चला जाऊंगा। तो ये रही मेरी वो सुपरस्टोर वाली फाइल, ठीक है। आप लोग भी सेम जहाँ पे भी आपने डाउनलोड करी है वहां पे जाके उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना। वो तो देखो ना, उसको तो मैं कैसे बता सकता हूँ कहाँ डाउनलोड करी थी। आप एक वेब वाला यूज नहीं करने लगे अभी तक आप? वेब वाला यूज कर लो, उससे इजीली डाउनलोड होती है चीजें। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके इसको ओपन पे क्लिक कर देना, ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। ओपन इतने ये हो रही है, इतने लेट मी गिव मी सम टाइम। के बाद मैं इनको भी एक बार फाइल डलवा देता हूँ इनकी, फिर बताता हूँ आगे कैसे करना है। हाँ यही तो है, सुपरस्टोर डॉट एक्सएल, यही तो है, ठीक है। जब आप इसको ओपन करते हो तो इस तरीके से पैनल आएगा आपके पास, ठीक है। आ गया? हाँ। अब इस पैनल में क्या है, ये ना नेविगेटर पैनल है, ठीक है। ये पैनल तब आता है जब जो फाइल आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स एग्जिस्ट करते हो। तो जो हमारी सुपरस्टोर वाली फाइल मैंने आपको दी है ना, उसके अंदर एक्चुअली 3 टेबल एग्जिस्ट करते हैं, एक ऑर्डर्स का, एक रिटर्न्स का एंड एक पीपल का। ये 3 टेबल एग्जिस्ट करते हैं। जब भी आपके पास मल्टीपल टेबल एग्जिस्ट करेंगे तो आपके पास एक नेविगेटर आएगा। अब इसके अंदर आप देखोगे कि साइड में आपका सुपरस्टोर डॉट एक्सएलएस लिखा हुआ है और उसके नीचे तीनों टेबल के नाम मेंशन है। एक टेबल एक्स्ट्रा है, ऑर्डर्स डॉलर साइन एंड फिल्टर डेटाबेस करके, राइट। तो ये वाला टेबल है, दिस इज बेसिकली मेटा डेटा। जब भी हमारे किसी भी फाइल के अंदर, एक्सेल की फाइल के अंदर वी हैव मोर देन लाइक 1000 रोज, तो हमारे पास उसका मेटा डेटा बनता है ताकि एक्सेल थोड़ा सा फास्ट हो जाए, तो हमें इसको इग्नोर करना होता है, ठीक है। हमारे पास जो 3 हमारे टेबल के नाम है, बेसिकली एक्सेल में अगर मैं बात करूँ तो 3 शीट्स थी उसमें, वो जो 3 टेबल यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। इन तीनों पे मैं टिक कर दूंगा, ऑर्डर्स पे भी, पीपल पे भी एंड रिटर्न्स पे भी, ठीक है। तीनों पे टिक कर दिया। बेसिकली मैंने नेविगेटर को बता दिया कि भाई इन 3 टेबलों को मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। अब उसके बाद नीचे मेरे पास 2 ऑप्शन है, लोड एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, ठीक है। लोड करने का मतलब है जो मैंने 3 टेबल सेलेक्ट किए हैं वो एज इट इज मेरे पावर बीआई के अंदर इंपोर्ट हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि मैं पहले पावर क्वेरी एडिटर के अंदर चला जाऊंगा, ठीक है। एंड देन वहां से मैं कुछ भी मॉडिफिकेशन अगर मेरे को अपने टेबल्स के ऊपर करनी है वो कर सकता हूँ, और उसके बाद वो चीज मेरे पावर बीआई के अंदर इंपोर्ट होगी, ठीक है। सो अगर आप एकदम श्योर होते हैं कि आपका डेटा हाँ एकदम सही है, आपने सब कुछ एकदम क्लीन है, बढ़िया डेटा है, तो आप सीधा सीधा लोड भी कर सकते हैं, नो इश्यू। बट क्योंकि मेरे को पता है ये वाला जो डेटा है ये थोड़ा क्लीन नहीं है, इसके अंदर हमें काफी सारे मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, तो आई विल गो टू ट्रांसफॉर्म डेटा, ठीक है। तो क्योंकि आप लोग भी सेम ही डेटा सेट यूज कर रहे हो तो आपको भी ट्रांसफॉर्म डेटा पे ही क्लिक करना चाहिए। मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा, इट विल टेक अ सेकंड एंड मेरे पास मेरा पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। ये आया है क्या? ओके, ठीक है। तो मेरा पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। क्योंकि मैं इस डेटा पे काफी टाइम से काम करता आ रहा हूँ तो मेरे पास ये रिफ्रेश का पार्ट आ रहा है, आप लोगों के पास ये चीज नहीं आएगी। सो लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट, ठीक है। और ये आ इसलिए रहा है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं पावर बीआई के अंदर डेटा इंपोर्ट करता हूँ सो इट मेक्स अ कनेक्शन। ये एक्चुअली डेटा अपने अंदर इंपोर्ट करके नहीं रख लेता है, ठीक है। सो इट मेक्स अ कनेक्शन टू दैट फाइल, ठीक है। तो वो बेसिकली मेरे से ये बोल रहा था कि भाई जो लास्ट मैंने डेटा फेच किया था इस फाइल में से वो 15 दिन पुराना हो चुका है, तो एक बार रिफ्रेश कर लो कि जो भी लेटेस्ट डेटा है वो आ जाएगा। तो मैंने रिफ्रेश किया, वो उसने लेटेस्ट डेटा पुल कर लिया एक बार, ठीक है। आप लोगों के पास ये नहीं आ रहा होगा, आप लोगों के पास सिंपली ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। नाउ दिस इज माय पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है। इसके अंदर मैं अपने डेटा को काफी अच्छे तरीके से क्लीन कर सकता हूँ, काफी अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है, ताकि मैं उसे पावर बीआई के लिए एकदम रेडी कर दूं। इसका थोड़ा सा आइडिया लेते हैं पहले। तो सबसे पहले तो बीच में मेरा डेटा का प्रीव्यू आ रहा है, जो भी मेरा डेटा है वो दिख रहा है मेरे को एज इट इज, है ना, ठीक है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आई हैव अ पैनल कॉल्ड क्वेरीज, ठीक है। अब कल मैंने आपको बताया था कि पावर बीआई के टर्म्स में हम टेबल्स को क्वेरीज कहते हैं, है ना। तो क्वेरीज वाले पैनल पे देखोगे ऑर्डर्स, पीपल एंड रिटर्न्स है। मैं किसी भी क्लिक करूंगा दैट इज अ टेबल, है ना। वही तो टेबल को मैं क्वेरीज बोल रहा हूँ, तो बेसिकली मेरे पास ये 3 टेबल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो दिखा रहा है वो। अब ऊपर जाऊंगा तो ऊपर मेरे पास बहुत सारे टूल्स हैं, टूल्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे हम, ठीक है। जैसे जैसे हमें नीड पड़ेगी जिस टूल की उसमें उस चीज की बात करेंगे, ठीक है। अब मैं राइट हैंड साइड पे जाऊँ तो हैव क्विक सेटिंग्स, है ना। इसके अंदर पहला ऑप्शन मेरे पास प्रॉपर्टीज का है,
इसके अंदर आपको नेम का दिख रहा है, मैं रीनेम वगैरह कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। बाकी ऑल प्रॉपर्टीज में जाऊंगा तो इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह भी आ जाता है मेरे पास, ठीक है। सिर्फ इतना सा है, इसकी हमें बहुत ज्यादा नीड पड़ती नहीं है। जो हमारा काफी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके नीचे वाला पार्ट है विच इज कॉल्ड अप्लाइड स्टेप्स, ठीक है। ये आ रहा होगा आपके पास, ठीक है। अब जब आप पावर क्वेरी एडिटर में कुछ भी काम कर रहे हो तो आप बेसिकली चेंजेस कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं ऑर्डर्स वाले में हूँ एंड मैं कुछ कर रहा था और मेरे से प्रोडक्ट नेम का जो कॉलम था ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब इश्यू ये है कि मैं कंट्रोल जेड नहीं कर सकता यहाँ पे, अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड अलाउड नहीं होता यहाँ पे अंडू ही अलाउड नहीं है बेसिकली। और समवन कोई चैट में बोल रहा है, नहीं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अंडू ही अलाउड नहीं है, मैं कंट्रोल जेड नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है। तो अप्लाइड से मेरा इसलिए यूज होता है कि जब भी मैं कुछ भी चेंज करता हूँ ना उसका जो एक स्टेप होता है वो मेरा यहाँ पे बन जाता है। जैसे मैंने कॉलम को रिमूव किया है तो यहाँ पे रिमूव कॉलम करके एक स्टेप बन गया। अब मेरे को अगर वो कॉलम वापस लाना है तो बेसिकली उसका मतलब ये हुआ ना कि मेरे को ये वाला स्टेप हटाना है। मैं बस इसके आगे जो एक क्रॉस का साइन है इस पर क्लिक कर दूंगा, स्टेप हटा और कॉलम वापस आ गया। क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक है, ओके। गाइस आई जस्ट हैव अ सिंपल थिंग टू से कि अगर आपको कुछ भी डाउट्स है कुछ भी बोलना है सो माइक ऑन करके एक बार बोल लेना, क्योंकि अगर आप चैट में लिखोगे तो मैं शायद से उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि चैट आने की मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आती एंड आई हैव अ सिंगल स्क्रीन, तो मैं पावर बी वाली स्क्रीन पे होऊंगा, ठीक है। सो यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक, ओके। बता, ठीक है। तो हमने इसका एक ओवरव्यू लिया है। अगर मैं थोड़ा ऊपर वालों की भी बात करूं सो होम के अंदर सबसे पहला जो सबसे जरूरी ऑप्शन होता है मेरे पास दैट इज क्लोज एंड अप्लाई। जब भी मैं अपना सारा काम कर लेता हूँ, जब मेरा लग रहा है कि हाँ मैंने अपना डेटा अच्छे से क्लीन ट्रांसफर वगैरह सब कुछ कर लिया है, सो आई क्लिक ऑन क्लोज एंड अप्लाई। क्लोज एंड अप्लाई क्या करता है, उस सारे जितने भी मैंने स्टेप्स हैं, अब देखो जो स्टेप्स है ना यहाँ पे, ये ऐसा नहीं है कि मैंने रिमूव कर दिया तो वो रिमूव हो गया डेटा में से, सिर्फ मेरे को यहाँ पे विजुअली दिख रहा है कि वो रिमूव हो चुका है कॉलम। एक्चुअली को कॉलम रिमूव नहीं हुआ होता है, ठीक है, वो सिर्फ एक स्टेप की तरह स्टोर हुआ होता है, ठीक है। तो क्लोज एंड अप्लाई का मतलब होता है कि जितने भी स्टेप्स यहाँ पे बन गए हैं वो सारे स्टेप एक्चुअली डेटा के ऊपर अप्लाई कर दिए जाएंगे और मेरा डेटा पावर बीआई के अंदर इंपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जब भी मैं अपने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेता हूँ, मेरे को लगता है कि हाँ मेरा डेटा रेडी है पावर बीआई के लिए, तो मैं क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करता हूँ ताकि मेरा डेटा पावर बीआई के अंदर इंपोर्ट हो जाए, ठीक है। सिंपल सा ऑप्शन है। उसके बाद मेरे पास डेटा सोर्सेज के ऑप्शन है। मान लो कि मैंने जो फाइल सेलेक्ट करी है, मैंने गलत फाइल सेलेक्ट कर ली, मेरे को यहाँ पर अंदर आके पता लगा कि भाई ये डेटा तो दूसरा है, तो मैं यहाँ से न्यू सोर्स भी सिलेक्ट कर सकता हूँ ताकि उस सोर्स से मैं डेटा इंपोर्ट कर सकूँ। सिंपली जैसे मैंने पहले इंपोर्ट किया था उसी तरीके से दोबारा इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास कुछ ऑप्शन है प्रॉपर्टीज वगैरह के, इन सब पे इतने ज्यादा हमें फोकस करने की नहीं होती। जो हमारा फोकस चाहते हैं वो चूज कॉलम्स रिमूव कॉलम्स वगैरह के ऑप्शन है कि मैं कॉलम को चूज कर सकता हूँ, उन चूज कॉलम को रिमूव कर सकता हूँ। सिमिलरली विद रोज कीप रोज रिमूव रोज, ठीक है। देन उसके बाद स्प्लिट कॉलम्स है, मैं कॉलम को स्प्लिट करना है मेरे को दो पार्ट्स में, सो आई कैन डू दैट बेस्ड ऑन स्पेसिस के हिसाब से स्प्लिट कर दो या कॉमा के साथ स्प्लिट कर दो, जो भी चाहिए आपको जैसे भी चाहिए तरीके से हो जाता है, ठीक है। बाकी तो हमारे रिप्लेस वैल्यूज और काफी सारे ऑप्शन होते हैं, मर्ज वगैरह होते हैं, ठीक है। तो एक बार मर्ज और अपेंड बता देता हूँ। मर्ज क्वेरीज का बेसिकली मतलब होता है कि जैसे मैं मान लो मेरे पास दो टेबल है, एक एम्प्लॉयज का टेबल है उसके अंदर तीन कॉलम्स है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम एंड डिपार्टमेंट की आईडी, ठीक है। और मेरे पास एक डिपार्टमेंट का टेबल है, उसके अंदर डिपार्टमेंट की आईडी और डिपार्टमेंट का नेम है। अब मेरे को एक रिजल्टिंग टेबल बनाना है जिसके अंदर एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम एंड डिपार्टमेंट का नेम हो, ठीक है। तो मेरे को इन दो टेबल को आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा बेसिकली, तो दैट इज बेसिकली मर्जिंग, ठीक है। जब मेरे को इस तरीके से अपने दो टेबल को ज्वाइन करना पड़े। और मर्ज क्वेरीज इसीलिए लिखा है क्योंकि मैं टेबल्स को क्वेरीज कहता हूँ, ठीक है। सिमिलर अपेंड है, सिमिलरली अपेंड क्वेरीज है, उसके नीचे अपेंड क्वेरीज है। हाँ बता रहा हूँ। अपेंड का मतलब होता है कि मान लो अब ना मेरे पास जैसे ऑर्डर्स का टेबल है, ठीक है। इसमें लेट्स से मेरे पास जो डेटा है 2022 का डेटा है सिर्फ उसमें, ठीक है। एज्यूम कर रहे हो कि सिर्फ 2022 का डेटा है। अब मेरे पास ऑर्डर्स 2 करके एक टेबल है, उसके अंदर 2023 का डेटा है। ऑर्डर्स 3 करके एक टेबल है जिसके अंदर 2024 का डेटा है। मेरे को क्या चाहिए कि मैं इस सारे डेटा को एक ही टेबल में डाल दूं, तो दैट इज बेसिकली अपेंडिंग। मैं तीनों को अपेंड कर दूंगा तो 23 से लेके 22 से लेके 24 तक वो एक ही टेबल में सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। दिस इज अपेंडिंग। बाकी हम आगे बात करेंगे कैसे क्या क्या कर रहे होते हैं, ठीक है। और अब अपने डेटा पे
एक बार डेटा को देख लेते हैं कैसे क्या है, फिर उसके हिसाब से इसके स्टेप्स करेंगे कि हमें क्या क्या फिक्स करना है इसमें। हम सबसे पहले अपने ऑर्डर्स वाले टेबल पे ही आते हैं। इसमें सबसे पहले तो मेरे को दिक्कत दिख रही है कि रो आईडी का एक कॉलम है। रो आईडी में कुछ नहीं है, गिनती लिखी हुई है सिर्फ, है ना, 1 से लेके आगे तक गिनती लिखी हुई है। तो इसका तो काम ही नहीं है मेरे को। राइट क्लिक करूंगा, रिमूव कर दिया, ठीक है, क्लियर है। अब मैं देखा ऑर्डर आईडी सही है, ऑर्डर डेट है, शिप मोड है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, सेगमेंट है, कंट्री है, सिटी है, काफी सारे हैं, है ना, काफी कुछ है, ठीक है। तो someone has something to say? ठीक है, तो अब मैं पीपल वाले पे आ जाता हूँ अपने। मेरे को ऑर्डर वाला टेबल ठीक लग रहा है। इसमें मतलब एक चीज दिक्कत लग रही है मेरे को, तो मैं बाद में बताता हूँ। मैं पीपल वाले टेबल पे आ जाता हूँ। पीपल वाले टेबल में आती मेरे को दिक्कत दिख गई, कॉलम के नाम ही नहीं है, कॉलम 1 कॉलम 2 लिखा है, और जो फर्स्ट रो है उसमें कॉलम के नाम लिखे हुए हैं। देख रहे हो, है ना, इशू दिख रहा है कि कॉलम 1 कॉलम 2 लिखा हुआ है और जो फर्स्ट रो है उसमें कॉलम के नाम लिखे हुए हैं। इस चीज को फिक्स करना है। इसको फिक्स करने के लिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स का, ठीक है, इस पे क्लिक कर दूंगा सिंपली, ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया, फिक्स हो गया, ठीक है। और बाकी तो मेरे को कुछ इशू नहीं दिख रहा है। सिमिलरली मैं रिटर्न्स में आ गया, रिटर्न्स में भी सेम इशू है, इससे भी मैं यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स कर दूंगा, इसमें भी फिक्स हो गया, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो एक ऑर्डर आईडी एक ही बार रिटर्न हो सकती है। और आपने अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर किया तो उस ऑर्डर को एक ही बार तो रिटर्न कर सकते हो, ये थोड़ा ना उस पर रिटर्न रिक्वेस्ट बार बढ़ा सकते हो। तो मतलब जो रिटर्न्स वाला मेरा टेबल है उसके जो ऑर्डर आईडीज है वो यूनिक होनी चाहिए। अब मेरे को पता नहीं यूनिक है नहीं है, वेरीफाई कर लेता हूँ इसको एक बार। वेरीफाई कैसे करूंगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा, ऑर्डर आईडी बिना क्लिक किया, राइट क्लिक करके हमारे पास एक ऑप्शन होता है रिमूव डुप्लीकेट्स का, ठीक है। ये मतलब अगर डुप्लीकेट्स हैं तो रिमूव हो जाएंगे, और डुप्लीकेट्स नहीं है तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेरा काम हो जाएगा, यूनिक वैल्यूज आ जाएंगी। रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक किया, स्टेप लगाया, अगर इसमें डुप्लीकेट्स थे तो हट चुके हैं, नहीं थे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा इसे, ठीक है। ये दोनों चीजें प्रिपेयर हो गई मेरी, ठीक है। अब मैं जब ऑर्डर वाले टेबल में आ रहा हूँ ना, तो देख रहा हूँ बहुत सारे ही कॉलम है इसके अंदर, है ना, बहुत सारे कॉलम्स है, मेरे को याद भी नहीं रहेगा कि क्या क्या कॉलम्स है इसके अंदर, है ना। और हर एक चीज की इंफॉर्मेशन इसी के अंदर है, ऑर्डर्स की इंफॉर्मेशन भी इसमें है, हमारे कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन भी इसी में है, हमारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन भी इसी में है। तो ये चीज थोड़ी सी खटक रही है मेरे को, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन जो मैं करने वाला हूँ, ठीक है। हम एक ही टेबल के अंदर बहुत अलग अलग टाइप ऑफ डेटा नहीं रखते, एक टेबल के अंदर हम एक ही टाइप ऑफ डेटा रखते हैं जो आपस में रिलेटेड हो, ठीक है। तो अब वही करने वाला हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ना जो मेरा ऑर्डर का टेबल है उसमें चेंजेस नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास वो डेटा का सोर्स है, और मैं उसी में चेंजेस कर दूंगा तो मेरे पास डेटा का सोर्स ही नहीं बचेगा कोई। गेटिंग अ पॉइंट, जो डेटा है मेन एग्जिस्ट ऑर्डर वाले टेबल में कर रहा है, अगर मैं इसको चेंज कर दिया, मान लो इसमें से मैंने शिप डेट डिलीट कर दिया, तो मैं किसी और टेबल के अंदर शिप डेट थोड़ा ना यूज कर सकता हूँ। गेटिंग अ पॉइंट, तो मेरे को इसकी कॉपीज बनानी पड़ेंगी और उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, इसको नहीं छेड़ सकता, ठीक है। अब मैं इसको छेड़ नहीं सकता, तो एक काम करता हूँ ताकि मेरे को याद रहे, इसका नाम ना यहाँ से ऑर्डर्स की जगह पे मास्टर कर देता हूँ कि भाई मास्टर टेबल है, इसको नहीं छेड़ना है। गाइस आप लोग भी ऑनलाइन सर्च कर रहे हो ना, कोई भी डाउट वगैरह है Yes, तो sir. जस्ट ओके, कोई भी डाउट वगैरह है Yes, तो sir. जस्ट ओपन अप योर माइक एंड टेल मी, ओके। Okay. ठीक है, इसका मैंने नाम को रीनेम किया है सिर्फ अभी तक, ऑर्डर्स को मास्टर में चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैं इस टेबल को और पढ़ूं, जो कॉलम के नाम क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर की इंफॉर्मेशन आ गई, बट हमारे पास एक फायदा है, कस्टमर आईडी भी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आईडी वाले कितने कॉलम है ये गिनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास ऑर्डर आईडी था एक, उसके बाद कस्टमर आईडी है दो, उसके बाद मेरे पास प्रोडक्ट आईडी है ना, तीन, तीन आईडीज है।
मैं सिंपली इन आईडीज के बेसिस पे अपने टेबल को स्प्लिट कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज सीखने से पहले एक कंसेप्ट होता है, वो बताता हूँ पहले। ठीक है, और डुप्लीकेट का मतलब पता है आपको? बेसिकली उसकी एग्जैक्ट कॉपी, है ना। बट अगर मैं बोलूं कि मान लो आपके पास एक कोई भी छोटा सा वर्ड का डॉक्यूमेंट या कोई भी फाइल है, कोई भी इमेज है, आपने उसको कॉपी किया, आपने उसको डुप्लीकेट किया। अब मैं उस पहले वाली इमेज को क्रॉप कर दूं, लेट से छोटा कर दूं, या उसके ऊपर कुछ लिख दूं, या कुछ भी कर दूं, तो क्या मेरी जो डुप्लीकेट वाली इमेज है उस पर फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, डुप्लीकेशन का कंसेप्ट क्लियर है, यही डुप्लीकेशन होती है। ठीक है, हम ना डुप्लीकेट नहीं करने वाले, हमें कॉपीज तो बनानी है, बट हम ना डुप्लीकेट नहीं करने वाले। हम क्या करने वाले हैं? हम क्रिएट करने वाले हैं रेफरेंसेस। ठीक है, रेफरेंसेस भी बेसिकली डुप्लीकेशन जैसा ही होता है, बट उसमें डिफरेंस क्या होता है डुप्लीकेशन से, कि डुप्लीकेशन में दोनों इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, मान लो एक जो मेरी ओरिजिनल थी और एक मेरा डुप्लीकेट था, दोनों इंडिपेंडेंट है। डुप्लीकेट में कुछ भी करूंगा ओरिजिनल को फर्क नहीं पड़ेगा, ओरिजिनल में कुछ भी करूंगा डुप्लीकेट को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट है वो। रेफरेंसेस मेरे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि एक मेरा ओरिजिनल है और एक मेरा रेफरेंस है। मैं रेफरेंस में कुछ भी करूंगा तो मास्टर को फर्क नहीं पड़ेगा, बट मास्टर में कुछ भी करूंगा वो सेम चेंजेस रेफरेंस में भी दिखेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है मेरा रेफरेंस का। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम अभी करेंगे जब हम रेफरेंस वगैरह क्रिएट कर लेंगे, बट फिलहाल हम रेफरेंसेस क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास 3 आईडीज थी, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, तो मैं 3 टेबल बना सकता हूँ, ऑर्डर्स, कस्टमर्स एंड प्रोडक्ट्स। समझ आ रहा है किस तरीके से मैंने निकाला, कितने टेबल बना सकता हूँ, है ना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मास्टर के ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे रेफरेंस का ऑप्शन है ना, रेफरेंस बना लूंगा। एक रेफरेंस बनाऊंगा, मास्टर 2 के नाम से एक रेफरेंस बन जाएगा मेरा, बन गया। अब इसके ऊपर मैं मास्टर 2 को नाम दे दूंगा ऑर्डर्स। ठीक है, पहले ना ऑर्डर्स चलो मैंने बना लिया, एक चीज और करूंगा मैं कि मास्टर में जाके ना जो ऑर्डर आईडी है, फिर राइट क्लिक करके इसमें से भी डुप्लीकेट रिमूव कर दूंगा, क्योंकि ऑर्डर आईडी भी तो यूनिक ही होगी ना। इसमें से भी मैं डुप्लीकेट रिमूव कर दूंगा, ये सब रह गया था, फिर मैंने इसमें से भी डुप्लीकेट रिमूव कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि मैंने उसमें से डुप्लीकेट रिमूव किया है तो ऑर्डर्स में से डुप्लीकेट ऑलरेडी रिमूव हो गया है। तो इस चीज को देखते भी है कि मैंने जैसे रिमूव डुप्लीकेट होता है ऐसे हटाए। तो सबसे पहले ही देखूंगा पहली और दूसरी जो ऑर्डर आईडी है सेम है ना। अब मैं ऑर्डर्स में जाके देखूंगा, ऑब्वियसली क्योंकि उसी का रेफरेंस है, ऑर्डर्स में भी सेम है। अब मैं मास्टर में जाके ऑर्डर आईडी पे जब रिमूव डुप्लीकेट करता हूँ तो देखो यहाँ से वो चीज फिक्स हो गई। मैं ऑर्डर्स में जाऊँ, ऑर्डर्स में तो नहीं किया, बट ऑर्डर्स में भी वो चीज फिक्स हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर एक मास्टर का रेफरेंस ही है, तो मास्टर में कुछ भी चेंज होगा वो ऑर्डर में ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो मैंने एक ऑर्डर्स किया था, इसी तरीके से एक रेफरेंस और क्रिएट करूंगा मास्टर का फॉर कस्टमर्स। इसका नाम मैं कर लूंगा कस्टमर्स। ठीक है, एक रेफरेंस और क्रिएट किया मैंने, मास्टर का ही, मास्टर का रेफरेंस क्रिएट कर रहा हूं मैं। एक रेफरेंस और क्रिएट किया मैंने नेम्ड कस्टमर्स। अब इसके बाद एक रेफरेंस और क्रिएट करूंगा मैं एंड इसको नाम दूंगा प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया प्रोडक्ट्स। 3 रेफरेंसेस क्रिएट करे, ऑर्डर्स के नाम से, मास्टर कस्टमर के नाम से एंड प्रोडक्ट के नाम से। 3 रेफरेंसेस समझ आए क्या क्रिएट किया मैंने, कैसे किया। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ना ऑर्डर्स वाले पे आता हूँ। ठीक है, या नहीं ऑर्डर्स वाले पे नहीं, प्रोडक्ट्स वाले पे आता हूँ सबसे पहले। ठीक है, प्रोडक्ट्स वाले टेबल के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, कौन कौन से कॉलम रहने चाहिए? नहीं नहीं, किस दिन सप्लाई, वो तो ऑर्डर डेट होगी ना, हमारे पास प्रोडक्ट डेट तो है ही नहीं। हमारे पास देखो ना इन कॉलम में है कौन कौन से, इनमें से क्या क्या रखोगे तुम? प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट कोड तो कुछ है ही नहीं। प्रोडक्ट आईडी रखेंगे और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट नेम है 2 और
ये देखो, जो कैटेगरी और सब कैटेगरी है वो भी तो प्रोडक्ट की ही इंफॉर्मेशन है। प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है और फिर किस सब कैटेगरी का है। तो भाई फर्नीचर है, जैसे बुक केस है, और ये नाम है, तो कैटेगरी और सब कैटेगरी तो प्रोडक्ट का ही पार्ट हुआ। तो मैं इन तीनों को रखूंगा, ओ सॉरी, इन चारों को रखूंगा और सब कुछ रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो आई कैन डू, इन चारों को सिलेक्ट किया मैंने, ये चारों मेरे को रखने हैं। मैं यहाँ से गया रिमूव कॉलम पे, जो ड्रॉप डाउन है उस पर मैंने क्लिक किया, और मैं रिमूव अदर कॉलम्स को क्लिक कर सकता हूँ कि भाई इन चारों को रखो, बाकी सब कुछ रिमूव कर दो। मैंने रिमूव अदर कॉलम्स कर दिए। यहाँ पे देखो 4 कॉलम बचे हैं सिर्फ मेरे पास। अच्छा, एक ऑर्डर आईडी बच गया, इसको भी डिलीट करना है मेरे को, ऑर्डर आईडी भी नहीं चाहिए। ठीक है, ऑर्डर आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, ये बचे हैं मेरे पास। ठीक है, ऑर्डर आईडी में भी सिलेक्टेड रह गया होगा। ठीक है, इतना काम कर लो एक बार। हाँ, करते रहते हैं ये लोग भाई। किया, डन, नहीं नहीं नहीं, सारे क्या क्लिक कर दो। आपको प्रोडक्ट आईडी चाहिए, कैटेगरी चाहिए, सब कैटेगरी चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, कंट्रोल दबा के आप मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट करते हो। ठीक है, फिर रिमूव कॉलम पे जाके आप रिमूव अदर कॉलम्स कर दोगे। ठीक है, बाकी सारे कॉलम रिमूव हो गए। ठीक है, मेरा प्रोडक्ट्स का टेबल रेडी है। अभी नहीं रेडी है। अब देखो, इस चीज को समझो कि जो ये मेरा डेटा आ रहा है, ये एक्चुअली मास्टर वाले टेबल में से आ रहा है ना। और मास्टर वाला टेबल किस चीज के ऊपर बेस्ड था, ऑर्डर आईडीज के ऊपर। तो एक प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम दिख सकता है, मतलब मल्टीपल ऑर्डर आईडीज में एक प्रोडक्ट आईडी हो सकती है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी होंगी उसके अंदर डुप्लीकेट्स बहुत सारे होंगे। करिए पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, जब मैंने रिमूव कर लिया, मैं प्रोडक्ट आईडी पे राइट क्लिक करूंगा, आई विल डू रिमूव डुप्लीकेट्स, ताकि डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाए इससे। ठीक है, अब जो ये काम किया मैंने, सेम काम करूंगा मैं कस्टमर्स के ऊपर। ठीक है, तो कस्टमर वाले पार्ट में मैं कस्टमर की आईडी रखूंगा, कस्टमर नेम भी रखूंगा, सेगमेंट भी रखूंगा, कंट्री भी रखूंगा। ठीक है, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, रीजन, सब कुछ रखूंगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो सब नहीं, जो मेरे को रखना था सिलेक्ट कर लिया। अगेन सेम चीज, रिमूव कॉलम पे जाके रिमूव अदर्स, कस्टमर की इंफॉर्मेशन बची है, ऑर्डर आईडी दोबारा बच गया, वो दोबारा सिलेक्टेड रह गया होगा, तो भी रिमूव कर दूंगा मैं। ठीक है, क्लियर है। अब सेम चीज कस्टमर आईडी के साथ भी होगी। someone have any doubt? ओके, ठीक है। अब सेम चीज कस्टमर आईडी के साथ भी और की होगी, है ना, कि issue your voice is getting echoed. I'm not able to hear what you are trying to say. If you want to say something or you have any doubt too, so you can put it in the chat box. आप chat box में अपना डाउट लिख सकते हो, no issue. नो सर, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, हाँ जी, ठीक है। तो अब यही सेम चीज कस्टमर आईडी के साथ भी रखी होगी। क्यों? क्योंकि एक ही कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स कर सकता है, तो ऑर्डर आईडी तो यूनिक होगी उसकी, बट कस्टमर आईडी सेम होगी। तो कस्टमर आईडी के अंदर भी बहुत सारे डुप्लीकेट्स होंगे। मैं कस्टमर आईडी पे भी राइट क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट्स कर दूंगा। समझ आया? अब मेरे प्रोडक्ट्स का और कस्टमर्स का टेबल रेडी है। अब बारी आती है ऑर्डर्स की। ठीक है, ऑर्डर्स के अंदर मैं ऑर्डर आईडी रखूंगा,
ऑर्डर डेट भी रखूंगा, शिप डेट भी रखूंगा, शिप मोड भी रखूंगा, कस्टमर आईडी भी रखूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं कस्टमर्स की बात कर रहा हूं तब मेरे को वो लोग क्या ऑर्डर कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जब मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूं तो उस ऑर्डर में किसने ऑर्डर किया और क्या ऑर्डर किया, ये दोनों इंफॉर्मेशन तो चाहिए ना मेरे को। तो इसके अंदर कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी दोनों रखी जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या रखूंगा मैं इसके अंदर? ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी। उसके बाद मैं सीधा प्रोडक्ट आईडी रखूंगा और लास्ट में से सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट ये रखूंगा। ठीक है, मैंने सिलेक्ट किए, रिमूव कॉलम पे गया, मैंने कर दिया रिमूव अदर कॉलम्स। तो मेरे पास ऑर्डर वाले टेबल में क्या बचा? ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट। क्लियर है? समझ आया? कोई डाउट वगैरह तो नहीं? क्लियर? ठीक है, ठीक है, हमारा डेटा यहाँ पे अच्छे से ट्रांसफर हो गया है। ओके, अब इसमें ना एक चीज और बतानी है मेरे को आपको। ठीक है, तो जैसे आप मान लो ऑर्डर वाले टेबल में ही हो। हाँ जी, हाँ जी, टेक योर टाइम, नो इश्यू। हाँ, कस्टमर नेम वगैरह भी हटा देंगे कि कस्टमर आईडी है, मैं कस्टमर आईडी के बेसिस पे कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन तो फेच कर ही सकता हूँ। कस्टमर नेम सेगमेंट, ये क्या आपने हमने रीऑर्डर कर दिया। कोई इशू नहीं, देखो हमने रिमूव की जगह रीऑर्डर कर दिया है हमने। ठीक है, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, शिप डेट चाहिए, शिप मोड चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें प्रोडक्ट आईडी चाहिए, उसके बाद हमें लास्ट में से ये सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, गो टू रिमूव कॉलम्स एंड रिमूव अदर कॉलम्स, रिमूव हुए, ऑर्डर आईडी ऑर्डर बढ़िया हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब एक चीज और जो हमें अभी सीखनी है और इसी पावर क्वेरी के अंदर, ठीक है, इज कि जैसे आप यहाँ पे ऑर्डर आईडी देख रहे हो, है ना, ऑर्डर आईडी आगे कुछ लिखा हुआ है, इट इज रिटन एबीसी, है ना, छोटा सा उसके आगे एबीसी लिखा हुआ है। सो जो ये एबीसी वाला लिखा हुआ है ना, आप देखोगे कि अलग अलग में अलग अलग चीजें लिखी हुई है ना। तो ये लिखा होता है, इसको हम कहते हैं डेटा का टाइप, कि इस कॉलम के अंदर मेरा किस तरीके का डेटा है। तो एबीसी का मतलब होता है टेक्स्ट, जो इस तरीके से ऑर्डर डेट के आगे जैसे कैलेंडर बना हुआ है ना, तो इसका मतलब इसमें डेट है। सॉरी, सिमिलरली अगर मैं सबसे लास्ट में चला जाऊं तो सेल्स के आगे 1.2 लिखा आ रहा है, मतलब इसके अंदर डेसिमल में वैल्यूज है, नंबर्स हैं डेसिमल प्लेसेस वाले। और मैं क्वांटिटी पे चला जाऊं तो 1 2 3 लिखा आ रहा है ना, कि मतलब इसके अंदर नंबर्स है बिना पॉइंट वाले। ठीक है, तो मेरे पास ना एक प्रॉब्लम है। ठीक है, आप लोग वेरीफाई करोगे तो मतलब चलो आपको एक टास्क देता हूँ, एक काम करो,
मास्टर टेबल पे जाओ, ठीक है, और हर एक कॉलम का डेटा टाइप वेरीफाई कर लो कि भाई ऑर्डर आईडी में हाँ टेक्स्ट ही होना चाहिए क्योंकि कैरेक्टर नंबर दोनों है, ठीक है ना। तो क्या डेटा टाइप उसने सही पिक किया हुआ है या नहीं किया हुआ है हर एक कॉलम का, ये वेरीफाई करो एक बार। सही है सारे, सही हो ही नहीं सकते, एक गलती है तभी तो मैंने आपको वेरीफाई करने के लिए बोला। इसमें ना आप ये मत देखो, आपको चलो एक हिंट देता हूँ, इसमें ना आप ये चीज मत देखो कि जैसे एबीसी लिखा है तो इसके अंदर कैरेक्टर्स ही हैं, या फिर अगर नंबर लिखा है तो नंबर्स ही हैं, ठीक है। आपको प्रोडक्ट में क्या दिक्कत है? नहीं, नंबर भी हैं, एबीसी में नंबर वगैरह सब कुछ कैलकुलेट होते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको ना हिंट क्या दे रहा था, ये आपको हिंट दे रहा था कि एबीसी इज बेसिकली टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर मेरे ना अल्फाबेट भी आ सकते हैं, ए टू जेड, छोटे बड़े सारे, नंबर्स भी आ सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर हाइफन स्लैश वगैरह ये सब भी आ सकते हैं, ठीक है। दिस इज टेक्स्ट। और मान लो जैसे 22 है, अगर वो एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट का मतलब हुआ कि 22 बस 22 ही लिखा हुआ है, इसके ऊपर में कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। बट अगर 22 एक नंबर की तरह दिखाया हुआ है कि ऊपर नंबर लिखा हुआ है तो मतलब उसके ऊपर मैं कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे को ना कॉलम को इस तरीके से जज करना है कि मान लो कोई नंबर वाला कॉलम है, अगर मैं उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता हूँ तो दैट शुड बी इंटीजर और फ्लोट, अगर मैं उसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म करना चाहूंगा तो दैट शुड बी टेक्स्ट। ये एक हिंट है आपके लिए, इसके हिसाब से देखो, एक ही कॉलम है जिसमें दिक्कत है, प्रोडक्ट कोड, पोस्टल कोड। हाँ, यही दिक्कत है कि पोस्टल कोड है। अब पोस्टल कोड का मतलब होता है जैसे मेरा एरिया का कोड होता है, अब मैं दो एरिया के कोड को प्लस या मल्टीप्लाई थोड़ा ना कर दूंगा, तो ये तो मेरा टेक्स्ट होना चाहिए, है ना। अब एक चीज और, इसको चेंज तो हम कर ही देंगे, चेंज करने से पहले देखो कस्टमर्स में भी सेम पोस्टल कोड है और इसमें 1 2 3 है ना। अब मैं मास्टर में जाता हूँ और पोस्टल कोड को चेंज करता हूँ, ठीक है। आ गया मेरा पोस्टल कोड, ये रहा। चेंज करने के लिए सिंपली 1 2 3 पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये टेक्स्ट है एबीसी के नाम से, इस पे क्लिक कर दूंगा, ये मेरा टेक्स्ट बन गया। अब मैंने मास्टर में क्योंकि चेंज किया है और कस्टमर्स मेरा एक मास्टर का रेफरेंस ही है, तो कस्टमर्स में भी जब मैं अपना पोस्टल कोड देखूंगा वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया। हमने डुप्लीकेशन रिमूव कर लिए थे, कस्टमर आईडी में से भी, प्रोडक्ट आईडी में से भी डुप्लीकेशन रिमूव कर चुके हैं। क्लियर है, हाँ, कर लो कर लो। क्या कर दिया, कस्टमर्स वाले ने पोस्टल कोड हटा दिया, दिखाओ। सर मैंने यही रखा हुआ है, रिमोट कॉलम। कॉलम भी क्यों है यहाँ पे, सारे इससे हटाते हैं, शुरुआत से कर लेते हैं इसको एक बार, ठीक है। तो कंट्रोल दबा के, मेरे को ऑर्डर आईडी कस्टमर में नहीं चाहिए, कस्टमर में क्या चाहिए मेरे को, कस्टमर आईडी से, है ना, मेरा कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, कंट्री, सिटी, डेट, पोस्टल कोड, रीजन, ये सब चाहिए। मूव कॉलम में जाऊंगा, मूव अदर कॉलम्स, वो बाकी सारे कॉलम रिमूव, सारे वही आ रहे जो मेरे को चाहिए। कस्टमर आईडी पे क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट्स कर दिए, डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए, ठीक है। मास्टर में मेरा पोस्टल कोड है, ये रहा, इस पे यहाँ पे नंबर पे क्लिक किया मैंने, टेक्स्ट से चेंज कर दिया इसे,
टेक्स्ट बन गया, ले लिया। अगर मैं अब कस्टमर्स में चला जाऊँ, आ गया, तो तुमने कस्टमर लिखा है सिर्फ नाम, ठीक है, तो पोस्टर को टेक्स्ट बन चुका है। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये सारा काम किया एंड यहाँ पे बेसिकली मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को डेटा पे करनी थी, जो भी क्लीनिंग करनी थी, स्प्लिटिंग करना था, जो कुछ भी करना था बेसिकली, ठीक है, वो सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसके अलावा और कोई स्टेप है नहीं मेरे पास, और वो बाद में कोई और कुछ चेंजेस करने भी पड़े तो मैं इसमें वापस भी आ सकता हूँ, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो फिलहाल के लिए व्हाट वी विल डू इज वी विल क्लिक ऑन क्लोज एंड अप्लाई। वो मुझे जो क्लोज एंड अप्लाई का बटन है ना, उस पर क्लिक कर दूंगा। नाउ इट विल टेक अ सेकंड। ठीक है, हमसे 5-6 सेकंड ले लेगा ये इंपोर्ट द डेटा। ठीक है, फिर डेटा को इंपोर्ट कर देगा। क्लोज एंड अप्लाई पे करने बाद कुछ मत करो, आराम से ऑटोमेटिकली करेगा सब कुछ। ये जैसे मेरे में लोडिंग हो रही है, आपके में लोडिंग हो रही होगी। अगर सर मैंने जैसे पोर्शन को सिलेक्ट नहीं करा था उसमें ऐसे नहीं होता जब विदाउट सारे स्टेटमेंट पोर्शन को सिलेक्ट, मतलब मैंने पोर्शन को सिलेक्ट नहीं करा, हाँ मतलब नहीं, बिना ही पर पोर्शन को सिलेक्ट करो, नहीं ऐसे पॉसिबल नहीं है, वो स्टेप्स के पीछे चला गया ना पॉइंट इस वजह से। एंड देखो अब मेरा डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे मेरा सारा डेटा दिख रहा है, मतलब सारे टेबल्स मेरे दिख रहे हैं। कस्टमर्स था मास्टर्स था ऑर्डर्स था पीपल था प्रोडक्ट्स था, बिल्कुल था, रिटर्न्स भी था। ठीक है, और आप किसी को भी अगर यहाँ से जो एरो आ रहा है इससे ओपन करके देखोगे तो इसके अंदर वही सारे आपके कॉलम्स आएंगे जो वहाँ पे दिख रहे थे हमें। ठीक है, इस कस्टमर्स में मैं बात करूँ तो वी हैव सिटी, कंट्री, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, पोस्टल कोड, रीजन, सेगमेंट, स्टेट। ठीक है, लाइन वाइज नहीं आएंगे, ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकली सॉर्टेड होते हैं आपके कॉलम्स, बट कॉलम सारे प्रेजेंट है। ठीक है, इस चीज को वेरीफाई कर लो बस, एंड इसको एक बार फिर सेव कर लेंगे पहले अपनी फाइल को ना, क्योंकि आज के लिए इतना ही काम रखेंगे हम। क्या हुआ, कुछ दिक्कत आ रही है? ठीक है ना, ठीक है, तो बस इस फाइल को मैं कंट्रोल एस करके सेव कर लूंगा। आई विल नेम इट ऑन द नेम ऑफ बैच, सो आई विल नेम इट 12 PM। ठीक है, आपको जो मर्जी नाम रखना है वो रखो। एंड यहाँ पे हेलो, कोई कुछ बोल रहा है? सबको जो मर्जी नाम रखना है वो नाम रखो। एंड इफ यू वांट टू सेलेक्ट द लोकेशन जहाँ पे आपको सेव करना है, सो आप मोर ऑप्शन से भी जा सकते हो। यहाँ से ब्राउज डिवाइस करोगे तो इस तरीके से प्रॉपर आपका पैनल भी खुल जाता है। ठीक है, इसमें आप चूज कर लो जहाँ पे भी आपको आपका जो डेटा है, जो आपकी फाइल है पावर बीआई की, वो सेव करके रखनी है। ठीक है, मेरे को इस वाले फोल्डर में सेव करके रखनी है, वो नाम देना है इसका 12 PM। ठीक है, मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। ठीक है, मेरी फाइल सेव हो गई। अब आपको ना एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपकी 12 PM वाली ये PBIX के नाम से एक्सटेंशन के साथ सेव होती है फाइल, ये फाइल आप कहीं पे भी सेव करो, डजंट मैटर। ठीक है, बट जो आपकी सुपर स्टोर वाली फाइल मैंने भेजी है, वो इस वक्त जहां पे रखी हुई है, जिस भी फोल्डर में, जिस भी पाथ पे, जैसे भी है, वो चीज वैसे ही रहनी चाहिए। क्योंकि मैंने बताया पावर बीआई डेटा को इंपोर्ट नहीं कर रहा है। जब भी आप अपनी 12 PM वाली फाइल को खोलोगे ना, ऑन द स्पॉट वो उस फाइल से कोऑर्डिनेट करेगा, कनेक्ट करेगा, एंड डेटा पे आप फिर वर्क कर पाओगे। मान लो आपने जो सुपर स्टोर वाली फाइल थी उसकी लोकेशन चेंज कर दी, तो पावर बीआई को सेम लोकेशन पे वो फाइल मिलेगी नहीं, पावर बीआई इशू कॉज करेगा, वो एरर देने लग जाएगा। ठीक है, तो जो सुपर स्टोर वाली फाइल है उसको आपको एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे रखना है जहां पे आपने अभी रखा हुआ है। क्लियर है, समझ आया? कोई डाउट नहीं? नो सर। पूछो पूछो। अपने सेव का बता रहा हूं, हाँ, मोर की वजह इसका डिफॉल्ट पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कहीं पे होता है। हाँ, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करो, ऊपर सेव एज पे आओ, सेव पे नहीं, ठीक है, रिसेंट्स में आपको दिख रहा होगा, एक एंट्री दिख रही होगी ना रिसेंट्स में, देखो। नहीं, यहाँ पे नहीं, सेव एज पे जाओ। हाँ, सेव एज पे रिसेंट्स में दिख रही है, यहाँ पे सेव है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में आपके सेव है, ये देखिए।
ठीक है ना। आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, यहाँ से कॉपी करके कहीं और पेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि पीबीआईएक्स फाइल में डजंट मैटर, है ना। बाकी अगर आप चाहो तो इसको वहां पे भी छोड़ सकते हो, डजंट मैटर। आप एक बार अपना पावर बीआई अगर रिस्टार्ट करोगे ना, तो आपके जो रिसेंट आ रहे थे वहीं पे, जैसे मैं अगर रिस्टार्ट करके दिखाऊं, जैसे मैंने बंद कर दिया, ठीक है, सेफ्टी थी मेरी फाइल, मैं पावर बीआई दोबारा खोलूंगा, तो गिव इट अ सेकंड। हाँ मैं देखो रिसेंट्स में नीचे थोड़ा स्क्रॉल करूंगा ना, ये देखो 12pm.pbix करके यहाँ पे आ जाएगी। तो आप अपना पावर बीआई बंद कर दो, एक बार खोल के देख लो, आपके यहीं रिसेंट्स में फाइल दिख जाएगी आपको। इसे कैंसिल करो पहले, हाँ सेव करके ना, हाँ बस पावर बीआई दोबारा खोल लो एक बार। नीचे स्क्रॉल करो, रिसेंट पे दिख गई ना, उस पे फाइल पे क्लिक करोगे, फाइल आपकी खुल जाएगी ऐसे, ठीक है। आगे सर समझ, कोई डाउट अभी नहीं है, ठीक है। अच्छा काफी हमने सिंपल काम ही किया है वैसे तो, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम किया भी नहीं है हमने। तो कुछ भी डाउट आया मेरे से ग्रुप वगैरह में पूछ लेना, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। एंड कल हम मॉडलिंग के बारे में पढ़ेंगे, डेटा मॉडलिंग के बारे में, ठीक है। आज हमने डेटा को इंपोर्ट करना सीखा, कल हम डेटा को आपस में कनेक्ट करना सीखेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमने टेबल्स तो बना दिए हैं वो ना आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। पावर बीआई को पता नहीं है कि कौन सी चीज कैसे क्या सिग्निफिकेंस बनाती है, सो वही डेटा मॉडलिंग का पार्ट होता है पूरा। कल हम डेटा मॉडलिंग करेंगे, कल नहीं सॉरी ट्यूसडे को हम डेटा मॉडलिंग करेंगे, ओके क्लियर टू एवरीवन। चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतनी है, ओके तो आज के लिए क्लास इतनी है, ठीक है। चलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम वेलकम वेलकम।